रात गहरी थी, आकाश शांत था। पृथ्वी अपनी गति से घूम रही थी। हजारों वर्षों से मनुष्य जब भी ऊपर देखता, उसे एक शांत श्वेत गोला दिखाई देता, चांद। कभी वो प्रेम का प्रतीक बना, कभी विरह का, कभी ईश्वर का आंगन, कभी रहस्य का द्वार। भारत में ऋषियों ने उसे चंद्र कहा, कवियों ने उसे मन का दर्पण कहा, धर्मों ने उसे समय का साक्षी माना। पर 20वीं सदी में एक नया प्रश्न उठा, क्या मनुष्य केवल देखेगा या एक दिन वहां पहुंचेगा भी? ये प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं था, ये प्रश्न अहंकार और जिज्ञासा के बीच का था। ये प्रश्न भय और साहस के बीच का था। सन 1960 का दशक। दुनिया दो शक्तियों में बटी हुई थी। एक ओर था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी ओर था सोवियत यूनियन। ये केवल राजनीति नहीं थी, ये विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा थी। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, विज्ञान बनाम विचारधारा। अंतरिक्ष बन गया था प्रतिष्ठा का रणक्षेत्र। जब सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा, तो अमेरिका को लगा आकाश भी अब सीमाओं में बांटा जाएगा। तभी शुरू हुआ एक महाअभियान। नासा ने घोषणा की, हम इस दशक के अंत तक मनुष्य को चांद पर भेजेंगे। ये घोषणा केवल तकनीकी नहीं थी, ये एक व्रत था, एक प्रतिज्ञा। विज्ञानशालाओं में रातें जागी जाने लगीं। इंजीनियरों की आंखों में नींद कम और स्वप्न अधिक था। रॉकेटों के डिजाइन बनते बिगड़ते, गणनाएं होतीं, गलतियां होतीं, दुर्घटनाएं भी हुईं। कई अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रशिक्षण में अपनी जान गंवाई। विज्ञान का मार्ग कभी सरल नहीं रहा। फिर आया वो दिन, 16 जुलाई 1969। विशाल रॉकेट सैटर्न 5 धरती पर खड़ा था जैसे कोई यज्ञ स्तंभ। उसके भीतर बैठे थे 3 मनुष्य। उनमें से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे बेज ऑल्ड्रिन, तीसरे माइकल कॉलिंस। ये तीनों केवल वैज्ञानिक नहीं थे, ये मानव जाति के प्रतिनिधि थे। जब रॉकेट ने आग उगली, धरती कांपी, आकाश फटा और मानव इतिहास ने करवट ली। रॉकेट ऊपर उठता गया, गुरुत्वाकर्षण की पकड़ ढीली पड़ती गई, पृथ्वी छोटी होती गई। उस क्षण धर्म का एक प्रश्न भी उठा, क्या मनुष्य ईश्वर की सीमा लांघ रहा है या ईश्वर की बनाई सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहा है? भारतीय दर्शन कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो भीतर है वही बाहर है। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को बाहर से देख रहे थे, उन्हें पहली बार समझ आया, हमारे सारे झगड़े, सीमाएं, युद्ध सब इस छोटे से नीले बिंदु पर हैं। 20 जुलाई 1969, चंद्रमा की सतह। लैंडर ईगल धीरे धीरे उतर रहा था। सांसें थमी थीं। धरती पर करोड़ों लोग रेडियो से कान लगाए बैठे थे। और फिर वो क्षण आया, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। मानव ने पहली बार चांद की धूल को छुआ। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सीढ़ी से नीचे कदम रखा, उन्होंने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। वो केवल एक वाक्य नहीं था, वो सभ्यता का उद्घोष था। उस समय पृथ्वी पर मंदिरों में घंटियां बजी, मस्जिदों में दुआएं हुईं, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं हुईं, क्योंकि ये किसी एक राष्ट्र की जीत नहीं थी, ये मानवता की जीत थी। चांद की सतह पर मानव के पदचिन्ह बने और पृथ्वी के इतिहास में भी। पर इस उपलब्धि के साथ एक गहरी दार्शनिक अनुभूति भी आई। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, पर हम कितने छोटे हैं। समाजशास्त्रियों ने लिखा, इस घटना ने मानव चेतना को बदल दिया। अब राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर पृथ्वीवाद की बात होने लगी। धर्म ने भी नया अर्थ लिया। ईश्वर कहीं दूर आकाश में नहीं, बल्कि नियमों में है, गुरुत्वाकर्षण में है, भौतिकी के समीकरणों में है। विज्ञान और आध्यात्म दोनों ने हाथ मिलाया। पर प्रश्न अभी भी शेष था, क्या ये केवल शुरुआत है या चरम? चंद्रमा पर झंडा लगा, पर चंद्रमा किसी का नहीं हुआ। मानव ने पहली बार महसूस किया, हम विजेता नहीं, अन्वेषक हैं। उस रात जब पृथ्वी पर बच्चे सोए, उनके सपने बदल चुके थे। अब वे केवल किसान या सैनिक नहीं, अंतरिक्ष यात्री भी बनना चाहते थे। विज्ञान ने कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया था। और यही मानव धर्म है, जिज्ञासा। यही मानव दर्शन है, सीमाओं को प्रश्न करना। यही मानव समाज का विकास है, साझा उपलब्धि। और यही इतिहास का संदेश है, जो असंभव लगता है वो किसी दिन सामान्य बन जाता है। रॉकेट आकाश में उठ चुका था, पर असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कोई साधारण बंधन नहीं है,
ये वही शक्ति है जो समुद्र को थामे रखती है, जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है, जो चंद्रमा को भी अपनी परिक्रमा में बांधे रखती है। मनुष्य को इस बंधन से मुक्त होना था। नासा के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक गणनाएं की, हर समीकरण, हर ईंधन की मात्रा, हर सेकंड की गणना। जीवन और मृत्यु का अंतर थी। सैटर्न 5 केवल एक रॉकेट नहीं था, वो उस युग का सबसे शक्तिशाली यंत्र था, मानव बुद्धि का प्रतीक। उसके 3 चरण थे। पहला चरण, पृथ्वी के बंधन से बाहर निकालने के लिए। दूसरा, ऊंचाई और वेग देने के लिए। तीसरा, चंद्रमा की ओर दिशा तय करने के लिए। ये वैसा ही था जैसे किसी साधक का जीवन। पहले वो अज्ञान से बाहर निकलता है, फिर साधना करता है, फिर लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला तो यात्रियों ने पहली बार भारहीनता का अनुभव किया। कल्पना कीजिए, आपका शरीर हवा में तैर रहा है, न ऊपर न नीचे, न पूर्व न पश्चिम। दर्शन शास्त्र में इसे निर्गुण स्थिति कहा जा सकता है, जहां दिशा का बोध मिट जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अब केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे मनोवैज्ञानिक भी थे। क्योंकि अंतरिक्ष केवल तकनीकी चुनौती नहीं है, वो मानसिक परीक्षा भी है। एक छोटी सी गलती, एक गलत बटन, एक गलत गणना और सब समाप्त। अंतरिक्ष में कोई अस्पताल नहीं, कोई सहायता नहीं, केवल मौन। इस मौन का वर्णन कई अंतरिक्ष यात्रियों ने किया है। ये मौन डरावना भी है और दिव्य भी। जब उन्होंने पृथ्वी को दूर से देखा, नीला, श्वेत, बादलों से ढका हुआ, तो पहली बार मानव एकता का भाव जागा। ना कोई सीमा दिखाई देती थी, ना कोई राष्ट्र, ना कोई युद्ध, सिर्फ एक ग्रह, एक घर। समाजशास्त्रियों ने बाद में इसे ओवरव्यू इफेक्ट कहा, एक ऐसा अनुभव जो मनुष्य की चेतना बदल देता है। धर्म की दृष्टि से देखें तो ये वही क्षण था जब मनुष्य ने स्वयं को ब्रह्मांड के संदर्भ में समझा। हम इतने छोटे हैं, फिर भी हमारी जिज्ञासा इतनी बड़ी है। चंद्रमा की ओर बढ़ते हुए यान को कई बार दिशा सुधारनी पड़ी। इसे कहते हैं कोर्स करेक्शन मैनेवर। जीवन भी ऐसा ही है। लक्ष्य तय करने के बाद भी रास्ता सीधा नहीं होता। अचानक अलार्म बजा, कंप्यूटर ने चेतावनी दी। लैंडर के उतरते समय 1202 और 1201 एरर कोड दिखाई दिए। धरती पर बैठे इंजीनियरों के दिल धड़क उठे। कुछ क्षणों के लिए लगा इतिहास रुक जाएगा, पर एक युवा इंजीनियर ने निर्णय लिया, ये एरर घातक नहीं है, मिशन जारी रह सकता है। ये निर्णय केवल तकनीकी नहीं था, ये साहस का निर्णय था। जब एगल चंद्रमा की सतह के पास पहुंचा तो नीचे पत्थरों का क्षेत्र दिखाई दिया। स्वचालित प्रणाली वहां उतरना चाहती थी, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया। ईंधन केवल कुछ सेकंड के लिए बचा था। घड़ी टिक टिक कर रही थी। धरती पर बैठे लोग सांस रोके थे। और फिर एगल हैज लैंडेड। ये विजय केवल मशीन की नहीं थी, ये मानवीय निर्णय की थी, विज्ञान और अंतर्ज्ञान का संगम। जब लैंडर का दरवाजा खुला तो बाहर एक अनजानी दुनिया थी। न हवा, न ध्वनि, सिर्फ धूल और मौन। चंद्रमा पर कदम रखने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रार्थना की। ये प्रार्थना किसी एक धर्म की नहीं थी, ये मनुष्य की विनम्रता थी। विज्ञान जितना आगे बढ़ता है, विनम्रता उतनी आवश्यक होती है, क्योंकि ब्रह्मांड विशाल है और हम अभी शिशु हैं। जब पहला कदम पड़ा तो वो केवल धूल पर नहीं था, वो मानव चेतना पर था। धर्म ने पूछा, क्या हम सृष्टि के रहस्य खोल रहे हैं? विज्ञान ने उत्तर दिया, हम केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं। समाज ने सीखा, साझा लक्ष्य से असंभव संभव होता है। और इतिहास ने दर्ज किया, 20 जुलाई 1969 मानव ने स्वयं को पार किया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी हमें समझना है, चंद्रमा की मिट्टी क्या कहती है, उसकी चट्टानों में कौन सा रहस्य छिपा है, और इस उपलब्धि ने पृथ्वी की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानव मन को कैसे बदला। चंद्रमा की सतह पर मौन था, ऐसा मौन जिसे पृथ्वी का कोई मानव पहले कभी सुन नहीं पाया था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा तो धूल हल्की सी उड़ी, पर कोई ध्वनि नहीं हुई, क्योंकि वहां वायु नहीं थी। ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, और चंद्रमा पर शून्य था। ये शून्य केवल भौतिक नहीं था, ये दार्शनिक भी था। बौद्ध दर्शन में शून्यता को रिक्तता नहीं, संभावना कहा गया है। चंद्रमा की भूमि भी ऐसी ही थी, निर्जीव पर संभावनाओं से भरी।
बज़ एल्ड्रिन भी बाहर आए। उनके सामने फैला था धूसर विस्तार। क्षितिज पास लगता था पर वास्तव में बहुत दूर था, क्योंकि वहां वातावरण नहीं था जो दृष्टि को धुंधला करे। उन्होंने मिट्टी के नमूने लिए, पत्थरों को इकट्ठा किया, वैज्ञानिक उपकरण लगाए। ये केवल प्रतीकात्मक यात्रा नहीं थी, ये शोध था। ये प्रमाण था कि मनुष्य केवल विजेता नहीं, अन्वेषक है। उन्होंने एक दर्पण स्थापित किया, लेजर रेंजिग रेट्रो रिफ्लेक्टर। आज भी पृथ्वी से लेजर किरण भेजी जाती है और उससे चंद्रमा की दूरी मापी जाती है। सोचिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच प्रकाश की बातचीत। ये संवाद विज्ञान का मंत्र है। उन्होंने एक झंडा भी लगाया, यूनाइटेड स्टेट्स का। पर सच ये है कि चंद्रमा किसी राष्ट्र का नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून पहले ही कह चुका था, अंतरिक्ष मानवता की साझा विरासत है। ये विचार कितना सुंदर है। धरती पर हम सीमाएं बनाते हैं, पर आकाश हमें एक करता है। उधर लूनर मॉड्यूल के ऊपर परिक्रमा कर रहे थे माइकल कोलिंस। वे अकेले थे। इतिहास अक्सर दो नाम याद रखता है, पर तीसरा व्यक्ति जो चंद्रमा की कक्षा में चुपचाप घूम रहा था, उसकी एकाकी अनुभूति अद्भुत थी। वे पृथ्वी को नहीं देख पा रहे थे जब वे चंद्रमा के पीछे होते, और उस क्षण वे ब्रह्मांड में सबसे अकेले मनुष्य थे। दर्शन पूछता है, क्या मनुष्य का अंतिम सत्य अकेलापन है या खोज? जब 21 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन वापस मॉड्यूल में लौटे, तो वे केवल नमूने नहीं ला रहे थे, वे मानव आत्मविश्वास ला रहे थे। वापसी की प्रक्रिया भी सरल नहीं थी। लूनर मॉड्यूल का ऊपरी भाग अलग हुआ, इंजन जला और वे ऊपर उठे। चंद्रमा की सतह से उठना इतिहास में पहली बार। यदि इंजन विफल हो जाता तो वे वहीं रह जाते, सदैव के लिए। ये जोखिम विज्ञान का धर्म है। जो सत्य की खोज में चलता है वो जोखिम स्वीकार करता है। जब वे कमान मॉड्यूल से जुड़े और फिर पृथ्वी की ओर लौटे, तो पृथ्वी पर करोड़ों आंखें आकाश देख रही थीं। 24 जुलाई 1969 कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। घर्षण अग्नि बन जाता है, जैसे किसी यज्ञ की अंतिम आहुति। और फिर समुद्र में गिरता हुआ वो कैप्सूल। मानव लौट आया था, पर बदला हुआ। पृथ्वी पर उनका स्वागत नायकों की तरह हुआ, पर वे जानते थे, वास्तविक नायक वो पूरी टीम थी जो वर्षों से परिश्रम कर रही थी। इस मिशन ने दुनिया को क्या दिया? विज्ञान को नई तकनीकें मिली, कंप्यूटर छोटे हुए, संचार तेज हुआ, मटीरियल साइंस में क्रांति आई। समाज को नया आत्मविश्वास मिला कि यदि मनुष्य चंद्रमा पर जा सकता है तो गरीबी, बीमारी, अज्ञान, इनसे भी लड़ सकता है। धर्म को नया दृष्टिकोण मिला। ईश्वर कहीं दूर बैठा शासक नहीं, बल्कि नियमों का तंत्र है। गुरुत्वाकर्षण में है, ऊर्जा में है, संतुलन में है। इतिहास ने ये भी देखा, ये उपलब्धि शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा से जन्मी थी, पर अंततः उसने मानवता को एक कर दिया। बच्चों ने स्कूलों में चंद्रमा के चित्र बनाए, कवियों ने कविताएं लिखीं, दार्शनिकों ने निबंध लिखे, और कहीं दूर किसी गांव में एक बच्चा रात को चांद देखकर सोच रहा था, एक दिन मैं भी जाऊंगा। यही इस घटना का सबसे बड़ा प्रभाव था, कल्पना का विस्तार। मानव ने पहली बार महसूस किया, हम केवल पृथ्वीवासी नहीं, हम अंतरिक्षवासी भी हैं। पर प्रश्न अब भी बाकी है, क्या ये यात्रा मानवता को शांति की ओर ले जाएगी या केवल शक्ति प्रदर्शन बनेगी? आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान। पृथ्वी पर वापसी के बाद 3 मनुष्य केवल अंतरिक्ष यात्री नहीं रहे थे, वे इतिहास बन चुके थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अब केवल व्यक्ति नहीं थे, वे प्रतीक थे। पर प्रतीक बनने की भी एक कीमत होती है। जब वे लौटे तो उन्हें तुरंत पृथ्वी की मिट्टी छूने नहीं दी गई, उन्हें क्वारंटीन में रखा गया। क्यों? क्योंकि विज्ञान अभी भी सावधान था। क्या पता चंद्रमा से कोई अज्ञात जीवाणु आया हो। ये सावधानी हमें सिखाती है, विज्ञान उत्साह में भी संतुलन रखता है। उधर पूरी दुनिया में जश्न था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे अपनी ऐतिहासिक विजय बताया, पर यह विजय केवल अमेरिका की नहीं थी। शीत युद्ध के उस दौर में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर थी। अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं था, वो शक्ति का मंच बन गया था। पर एक विचित्र सत्य सामने आया। चंद्रमा पर जाकर मनुष्य ने ये जाना कि पृथ्वी कितनी छोटी है।
राजनीतिक सीमाएं, सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभुत्व सब उस नीले बिंदु पर सिमट जाते हैं। दार्शनिकों ने इसे कॉस्मिक विनम्रता कहा। जब पृथ्वी की तस्वीर अर्थराइज विश्व भर में प्रसारित हुई तो पर्यावरण आंदोलन को नया बल मिला। लोगों ने पहली बार पृथ्वी को बाहर से देखा, नाजुक, सुंदर, सीमित। समाज में एक नई चेतना आई। यदि ये एकमात्र घर है तो इसे बचाना हमारा धर्म है। यहाँ धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं, कर्तव्य है। मून लैंडिंग ने केवल अंतरिक्ष विज्ञान को नहीं बदला, इसने मानव चेतना को बदला। पर कहानी का दूसरा पक्ष भी था। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए, क्या ये सब सच था? क्या ये केवल राजनीति का नाटक था? षड्यंत्र सिद्धांत जन्म लेने लगे। पर विज्ञान प्रमाण से चलता है। चंद्रमा से लाए गए 382 किलोग्राम पत्थर आज भी प्रयोगशालाओं में अध्ययन किए जा रहे हैं। उन पत्थरों ने बताया, चंद्रमा और पृथ्वी का जन्म लगभग एक साथ हुआ। एक विशाल टक्कर के बाद चंद्रमा बना। अर्थात हम और चंद्रमा एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। क्या ये संबंध आध्यात्मिक नहीं लगता? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में चंद्रमा को मन का प्रतीक कहा गया और आधुनिक विज्ञान कहता है चंद्रमा पृथ्वी के संतुलन का रक्षक है। यदि चंद्रमा न होता तो पृथ्वी का झुकाव अस्थिर हो जाता, ऋतुएं बदल जाती, जीवन कठिन हो जाता। तो क्या मून लैंडिंग केवल एक यात्रा थी या आत्मबोध? इस मिशन के बाद नासा ने और अभियान भेजे, अपोलो 12, 14, 15, 16, 17। पर धीरे धीरे जनता का उत्साह कम होने लगा। मनुष्य का स्वभाव है, जो असंभव था वो जब संभव हो जाता है तो आश्चर्य कम हो जाता है। राजनीति बदल गई, खर्च बढ़ने लगा। 1972 के बाद मनुष्य फिर चंद्रमा पर नहीं गया। इतिहास पूछता है, क्यों? क्या हमने संतोष कर लिया या प्राथमिकताएं बदल गईं? समाज में गरीबी, युद्ध, आर्थिक संकट, इन सब ने ध्यान पृथ्वी पर लौटा दिया। पर अंतरिक्ष की जिज्ञासा मरी नहीं। आज फिर नई दौड़ शुरू हो चुकी है। नई शक्तियां, नए राष्ट्र, निजी कंपनियां। मानव फिर चंद्रमा की ओर देख रहा है। पर इस बार उद्देश्य केवल झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि बसना है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य स्थिर नहीं रह सकता। उसका स्वभाव विस्तार है। जैसे बीज वृक्ष बनता है, वैसे ही सभ्यता ग्रह से ग्रह की ओर बढ़ेगी। पर प्रश्न ये है, क्या हम अपने साथ पृथ्वी की गलतियां भी ले जाएंगे या उनसे सीखेंगे? मून लैंडिंग हमें ये सिखाती है, जब विज्ञान, साहस और सामूहिक प्रयास मिलते हैं तो असंभव भी संभव होता है। पर यह भी सिखाती है, विजय के बाद विनम्रता आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और हम अभी भी विद्यार्थी हैं। चंद्रमा पर रखा गया वो कदम अंत नहीं था, वो प्रस्तावना था। चंद्रमा पर रखा गया वो कदम केवल मिट्टी पर पड़ा निशान नहीं था, वो मानव मन पर पड़ा प्रभाव था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पृथ्वी पर लौटे तो लोग उन्हें नायक मान रहे थे, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उन्होंने बाद में कहा, चंद्रमा से पृथ्वी को देखना मानो ईश्वर की आंख से दुनिया को देखना है। ये कथन धार्मिक नहीं, अनुभवजन्य था। अंतरिक्ष यात्रियों के मन में जो परिवर्तन आया, उसे मनोवैज्ञानिकों ने ओवरव्यू इफेक्ट कहा। जब आप पृथ्वी को सीमाओं के बिना देखते हैं तो राष्ट्रवाद छोटा लगने लगता है, युद्ध व्यर्थ लगने लगते हैं, मानवता बड़ी लगने लगती है। यह अनुभव केवल 3 लोगों तक सीमित नहीं रहा। जब टेलीविजन पर पृथ्वी की तस्वीरें प्रसारित हुईं तो करोड़ों लोगों की चेतना में भी बदलाव आया। विज्ञान का प्रभाव केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, मन में भी होता है। मून लैंडिंग के बाद तकनीकी क्रांति तेज हो गई। रॉकेट विज्ञान के लिए विकसित कंप्यूटर धीरे धीरे छोटे और सस्ते हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्नति हुई। संचार उपग्रहों का विकास तेज हुआ। आज आपका मोबाइल फोन उस कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली है जिसने चंद्रमा तक मार्गदर्शन किया था। ये कैसी विडंबना है! जो तकनीक कभी असंभव लगती थी, वो अब सामान्य है। नासा ने केवल चंद्रमा पर कदम नहीं रखा, उसने नवाचार की संस्कृति बनाई। इंजीनियरिंग शिक्षा बदली, बच्चों ने विज्ञान पढ़ना शुरू किया, स्कूलों में अंतरिक्ष क्लब बने। समाज में ये विश्वास जगा, ज्ञान ही शक्ति है। पर एक दूसरा पक्ष भी था। जब अंतरिक्ष पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे तो कुछ लोगों ने पूछा, क्या ये धन पृथ्वी की समस्याओं पर नहीं लगना चाहिए? ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य 2 दिशाओं में चलता है, एक बाहर की ओर विस्तार, एक भीतर की ओर आत्मबोध।
मून लैंडिंग बाहर की यात्रा थी, पर उसने भीतर की यात्रा भी शुरू कर दी। जब पृथ्वी की तस्वीर ब्लू मार्बल सामने आई तो पर्यावरण आंदोलन को नया बल मिला। लोगों ने समझा ये ग्रह सीमित है। धर्म ने भी इस घटना को नए रूप में देखा। कुछ ने कहा मनुष्य ने ईश्वर की सीमा लांघ दी, पर कई संतों और विचारकों ने कहा ज्ञान की खोज भी ईश्वर की ही देन है। विज्ञान और धर्म का संघर्ष नहीं, संवाद होना चाहिए। मून लैंडिंग ने यही सिखाया। पर समय बीतता गया। 1972 के बाद मनुष्य फिर चंद्रमा पर नहीं गया। क्यों? राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल गईं। शीत युद्ध का स्वरूप बदल गया। खर्च बहुत अधिक था। पर स्वप्न समाप्त नहीं हुआ। आज फिर नई पीढ़ी चंद्रमा की ओर देख रही है। नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम की घोषणा की है। उद्देश्य फिर से मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना, इस बार एक महिला और विविध पृष्ठभूमि के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। दुनिया के अन्य देश भी पीछे नहीं हैं। निजी कंपनियां अंतरिक्ष को व्यवसाय बना रही हैं। ये नया युग है जहां अंतरिक्ष केवल राष्ट्रों का नहीं, मानवता और बाजार दोनों का क्षेत्र है। प्रश्न उठता है, क्या भविष्य में चंद्रमा पर कॉलोनी बनेगी? क्या मनुष्य मंगल तक जाएगा? संभव है, पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम अपनी चेतना को भी उतना ही विकसित करेंगे जितना अपनी तकनीक को? यदि विज्ञान शक्ति है तो दर्शन दिशा है। यदि तकनीक साधन है तो नैतिकता संतुलन है। मून लैंडिंग में हमें दिखाया हम आकाश छू सकते हैं, पर क्या हम अपने भीतर के अंधकार को भी समझ पाएंगे? मानव की असली यात्रा केवल अंतरिक्ष में नहीं, अपने भीतर भी है। चंद्रमा पर कदम रखना एक उपलब्धि थी, पर पृथ्वी को बेहतर बनाना ये हमारा अगला धर्म है। आज की ये भावनात्मक वैज्ञानिक यात्रा हमें 1969 के उस ऐतिहासिक क्षण तक ले गई जब मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा। 16 जुलाई 1969 को नासा के मिशन ने उड़ान भरी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उनके साथ थे बज एल्ड्रिन और कक्षा में परिक्रमा कर रहे थे माइकल कॉलिंस। पर यह कहानी केवल 3 व्यक्तियों की नहीं थी, ये पूरी मानवता की थी। ये विज्ञान की विजय थी, पर उससे अधिक ये जिज्ञासा की विजय थी। ये तकनीक की शक्ति थी, पर उससे अधिक ये साहस की शक्ति थी। ये राजनीति की प्रतिस्पर्धा से जन्मी घटना थी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के शीत युद्ध के बीच। पर अंततः ये मानव एकता का प्रतीक बन गई। चंद्रमा पर पड़ा वो पहला कदम हमें 3 गहरे संदेश देता है। पहला, मानव सीमित शरीर में असीम चेतना रखता है। यदि संकल्प हो तो असंभव भी संभव है। दूसरा, जब हम पृथ्वी को बाहर से देखते हैं तो समझते हैं कि हमारी सीमाएं कृत्रिम हैं। हमारा असली परिचय मानवता है। तीसरा, विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं, विज्ञान नियमों को समझता है, धर्म विनम्रता सिखाता है, दर्शन दिशा देता है और समाज उस उपलब्धि को अर्थ देता है। मून लैंडिंग ने हमें आकाश तक पहुंचना सिखाया। अब प्रश्न है, क्या हम अपने भीतर भी उतनी ही गहराई तक उतर पाएंगे? क्या हम तकनीक के साथ नैतिकता को भी विकसित करेंगे? क्या हम अंतरिक्ष में विस्तार करते समय पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे? चंद्रमा आज भी वही है, शांत, धूसर, निःशब्द। पर अब जब हम उसे देखते हैं तो केवल कविता नहीं देखते, हम संभावना देखते हैं। उस धूल में मानव के पदचिन्ह आज भी सुरक्षित हैं। वे हमें याद दिलाते हैं, एक छोटा कदम, एक विशाल छलांग। समापन से पहले एक विचार। मानव इतिहास में कई युद्ध हुए, कई साम्राज्य बने और मिटे, पर 20 जुलाई 1969 एक ऐसी तिथि है जो विनाश नहीं, विकास का प्रतीक है। यदि यह कथा आपको प्रेरित करे तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान भी प्रकाश है और प्रकाश बांटने से बढ़ता है। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक यात्रा के साथ। तब तक आकाश को देखिए और याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जिज्ञासा है। जय जिज्ञासा, जय मानवता।